के वॉशिंगटन डीसी से आई इस खबर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा रणनीति दोनों पर एक बार फिर से इस मुद्दे को गरमा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार ने संसद में लगभग 87.6 अरब डॉलर यानी कि करीब 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अतिरिक्त फंडिंग की मांग की है। अब ये फंडिंग मुख्य रूप से ईरान युद्ध और उससे जुड़े सैन्य खर्चों के लिए बताई जा रही है। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ रक्षा तैयारी है या फिर एक बड़े सैन्य टकराव की भूमिका को तैयार किया जा रहा है। दरअसल व्हाइट हाउस का कहना है कि ये राशि पहले से तय $1 ट्रिलियन के रक्षा बजट और अगले वित्तीय वर्ष यानी कि आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लगभग $1.5 ट्रिलियन के प्रस्तावित बजट से अलग है। अब इसका इस्तेमाल युद्ध ऑपरेशन, हथियार के भंडारण पर और साथ ही सैन्य तैयारी और गुप्त रक्षा कार्यक्रमों में किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी संसद ने इस प्रस्ताव को लेकर विरोध तेज हो गया है। सीनेट ने एक प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को रोकने की अपील की। वहीं प्रतिनिधि सभा भी पहले से ही ये रुख दिखा चुकी है। खास बात यहां पर यह है दर्शकों कि इस वोटिंग में कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या अमेरिका के भीतर ही ईरान नीति को लेकर एक राजनीतिक विभाजन साफ दिखने लगा है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा कर दिया है कि सीनेट का रुख बदल चुका है और वोटिंग पैटर्न अब समर्थन की ओर झुक गया है। इधर विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के दौरे पर हैं, जहां वो ईरान समझौते को लेकर समर्थन जुटाने की कोशिश में है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने सहयोगियों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और ईरान को परमाणु निरीक्षण की अनुमति जो है उसको देनी होगी। साथ ही ये भी संकेत दिया गया है कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच तकनीकी वार्ता दोबारा से शुरू हो सकती है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या यह कूटनीतिक कोशिशें तनाव कम करेगी या फिर हालात किसी नए टकराव की ओर बढ़ेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप दो मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ शिवदान सर जुड़ गए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और अरविंद सिंह तेजावत सर हैं विदेश मामलों के जानकार। और शिवदान सर, आपसे इस बार की शुरुआत होगी। टकराव की खबरें हम बार बार देख रहे हैं, नई नई स्थिति रोज उत्पन्न हो रही है, लेकिन इस बीच जो उम्मीद लोगों के मन में है, जो पूरी दुनिया उम्मीद की नजरों से इन दोनों देशों की ओर देख रही है, लेकिन वो उम्मीद कहीं भी हम कह सकते भरी हुई नहीं नजर आ रही है। लगातार हम ये देख रहे हैं, चर्चा हो रही है, ये भी एक उम्मीद जग रही है कि अब बातचीत फाइनल हो जाएगी, ऊर्जा संकट जो पूरी दुनिया में मंडरा रहा है वो अब शांत हो जाएगा। लेकिन ये उम्मीद बार बार फेल क्यों हो रही है? देखिए, ऐसा है कि दोनों देशों की जो मांगे हैं वो इस प्रकार की है कि जिनमें कि कोई ना कोई विसंगतियां नजर आती है। अब जैसे अमेरिका की कंडीशन है कि जो परमाणु भंडारण है ईरान का, जो उसका जो संशोधन करके जो उसको परमाणु जो यूरेनियम तैयार किया है उसका पूरे का इंस्पेक्शन के लिए वो माने ईरान, और उसके लिए अमेरिका जो है कोई कमेटी नियुक्त करे या जो अंतरराष्ट्रीय IAEA का जो प्रतिनिधिमंडल जाए वहां पर उसको चेक करे, मगर इसके लिए ईरान के हार्डलाइनर तैयार नहीं हो रहे हैं। उसी प्रकार से बहुत सी डिमांडें ईरान की भी हैं। वो कहता है कि जितने भी फंड उसके फ्रीज किए अमेरिका ने पूरे और देशों में, उनको फौरन रिलीज किया जाए और भी जो स्तर की जो उसकी ये एश्योरेंस दिया जाए कि अमेरिका दोबारा ईरान पर इस प्रकार के हमले नहीं करेगा। तो इस प्रकार से दोनों देशों के बीच में इस प्रकार की मांगे हैं कि जिन पर की सहमति अभी नहीं बन पा रही है और इसी कारण से अशांति फैली हुई है। और बीच बीच में जो ईरान के द्वारा आतंकवादी वो इजराइल पर देता है, इजराइल को जवाब देता है और अशांति आ जाती है। उससे जो बात होती है उसको भी वो खत्म कर देते हैं। तनाव की स्थिति पैदा इसलिए इस इन कंडीशंस में दोनों देश। ठीक है, तेजावत सर आपके पास आऊंगी। शिवदान सर के कुछ ऑडियो में इशू हो रहा है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं, ये तो अमेरिका में जो
स्थिति उत्पन्न हुई है, कहीं ना कहीं विरोध वहां पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जाऊं उससे पहले मेरा एक सवाल रहने वाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान से ये बुलावा आया है, ये कितना मायने रखता है? और अगर हम कूटनीति की दृष्टि से देखें, क्योंकि बार बार हमने देखा हमारे देश के खुद विपक्ष ने इतना सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री सरेंडर हो गए और प्रधानमंत्री की कूटनीति और जो विदेश नीति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। ऐसे में ईरान से बुलावा आना और एक बड़ी शोक सभा में उनका ये आमंत्रण कितना मायने रखता है और इसके क्या मायने हैं? मुझे लगता है कि वैसे ये अच्छा संकेत है और भारत की महत्ता को पूरे विश्व पटल पर रेखांकित करता है। पर उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर अभी जो अमेरिका ने जो ऑयल बेचने की जो इजाजत दी है इससे भारत को तुरंत कोई खास फायदा नहीं होगा। कारण ये कि भारत इंटरनेशनल मार्केट को वो इवैल्यूएट करेगा और उसके बाद में वह देखेगा कि अगर सस्ता पड़ रहा है ईरान से तेल तो वो खरीदेगा। और क्योंकि एकदम अचानक से ईरान की तरफ से तेल का प्रवाह होगा तो पूरे दुनिया के जितने भी खरीदार देश है वो टूट पड़ेंगे। तो भारत को बहुत ही तेजावत सर, एक चीज जरा मुझे समझाइए कि जब भारत ईरान से तेल मंगाता है तो वो दूरी लगभग 3000 किलोमीटर की होती है, लगभग। लेकिन अगर रशिया और बाकी देशों से मंगाता है तो लगभग ये दूरी 7000 किलोमीटर की हो जाती है। तो ऐसे में तो खर्च बढ़ेगा, तो पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ेंगे, फिर फायदा नहीं हो रहा है। ऐसा थोड़ा सा विस्तार में समझाइए। वो ऐसा इसलिए कि एकदम से जैसे ही मार्केट में ईरान का तेल आएगा तो उसके कंपटीटर्स बहुत हो जाएंगे। जैसे कि हम पहले से ही जो जहां से हम तेल खरीद रहे हैं तो कीमतों में बहुत ज्यादा, बस केवल इतना भारत को फायदा होगा कि जैसे ही ये ईरान का तेल खुलेगा तो मार्केट में तेल की कीमतों में एकदम कमी आ जाएगी और इसका खास फायदा भारत को होगा। इसलिए क्योंकि डिस्टेंस वगैरह वो जो फायदा होना चाहिए वो नहीं आएगा, क्योंकि भारत पहले से ही जो तेल खरीद रहा है वो बहुत ही किफायती दामों में खरीद रहा है काफी बाकी मुल्कों की तुलना में। तो इसलिए तुरंत कोई खास फायदा होने वाला नहीं, जो खासकर जो ऑयल मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज को जानते हैं। एक दूसरा ये है कि भारत को अप्रत्यक्ष रूप से बहुत फायदा होने वाला है। अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा फायदा होगा कि खासकर भारत के यहाँ जो रिफाइनरीज हैं वो एक तरीके से ईरान के तेल के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं और वो बहुत तेजी से उस पर काम करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम कम होगा तो हमारे जो भंडारण है हम उसको बहुत वापस तेजी से भरना शुरू करेंगे ताकि हमारी कैपेसिटी बढ़ जाए। और ये लगभग तय है कि ये लड़ाई काफी लंबी चलने वाली है। तो भारत को अप्रत्यक्ष फायदा तो होगा पर एकदम डायरेक्ट खरीद से कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। ऐसे में हाँ, एक चीज में फायदा हो सकता है, वो है खासकर एलपीजी गैस जो हम लेते हैं वो हमें सस्ती मिल सकती है, क्योंकि इसमें ईरान पे हमारी डिपेंडेबिलिटी काफी ज्यादा है। और अभी जो यूएई के साथ हम समझौता कर रहे हैं अभी उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि वहां से सप्लाई वगैरह दुरुस्त होने में। पर ये इतना तय है कि ईरान से जो भारत को इन्विटेशन मिला है वो काफी महत्वपूर्ण है, भारत की स्वीकार्यता को दर्शाता है। और भारत अगर तेल से रिलेटेड अगर कोई कुछ कर पाएगा, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया है, भविष्य में जब मार्केट एक तरीके से स्टेबलाइज हो जाएंगे और ईरान से खरीदने की हालत में आ जाएगा तब इसका फायदा होगा। पर मुझे पूरा कहना चाहिए कि शंका है कि जब हम भारत स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे तब अमेरिका एक नया शगुफा छेड़ देगा और वापस भारत के लिए एक तरीके से ऊर्जा संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन तेजावत सर, अभी तो हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माय फ्रेंड, महान नेता और दुनिया में सबसे अच्छे ऐसा बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आगे अगर ऐसी चीजें हुई तो ऑब्स्टिकल वहीं अमेरिका ही पैदा करेगा, ऐसा क्यों? देखिए, भारत दोस्त नहीं है अमेरिका के, ये जान लेना चाहिए। क्योंकि वो माय फ्रेंड कह रहे हैं तो उनके दिमाग में माय कस्टमर है, क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट दरअसल हमें एक ग्राहक या कस्टमर की तरह इस्तेमाल करता है। तो अगर कस्टमर को माय फ्रेंड कह के अगर कुछ फायदा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए, जो इंडियन इंटरेस्ट को कितना नुकसान पहुंचा है पिछले काफी डिकेड में अमेरिकन पॉलिसीज में, पर भारत को अगर माय फ्रेंड कहने से अगर काम चल जाता है, और ये तब है जब मोदी साहब ने बहुत ही ईमानदारी से वहां पे जो खासकर इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वहां अमेरिका में, वो जिनका वो काफी पॉपुलर है मोदी साहब वहां पे खासकर विदेशों में, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत का विकास अब बहुत ही तेजी से हो रहा है और खासकर एक स्टैंड लेने वाले प्रधानमंत्री हमारे देश में। तो इस छवि के कारण उन देशों में जो मोदी साहब की जो पॉपुलरिटी है उसका इस्तेमाल प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने इलेक्शन के समय में किया था, पर बदले में जो किया वो मुझे लगता है कि एक तरीके से धोखे से ज्यादा कुछ नहीं था।
ठीक तो है। बहुत सजग रहना चाहिए। माई फ्रेंड कहें तो माई कस्टमर ही समझना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बड़ी बात है, क्योंकि भारत इतना बड़ा मार्केट है और सबके लिए यहाँ पर बहुत कुछ है कि भारत में इतना ज्यादा कंज्यूम होता है, सबको लगता है कि भारत एक अच्छा मार्केट है, इसलिए किसी को रिश्ते खराब नहीं करने भारत के साथ। श्रीदान सर, अब ये पूरी स्थिति आपने देखी, अभी इस वक्त क्या चल रहा है स्विट्जरलैंड में, एक बार फिर से बात शुरू होने वाली है, लेकिन परमाणु के जो प्रोग्राम है उसको लेकर एक संशय बना हुआ है। ईरान बार बार कह रहा है कि हमें पैसा दे दीजिए, सारी चीजें दे दीजिए। अब कांग्रेस तक भी बात ये उठ गई कि अब पैसा देना है, इतने पैसे रिलीज करने हैं, कम से कम ये 1 ट्रिलियन, लगभग 1.5 ट्रिलियन की बात हो रही थी। इस बीच में ये जो मांग उठ रही है, लेकिन संसद में भी अमेरिका के विरोध की आंधी जो उठ रही है, आगे चलकर क्या ट्रंप के लिए बहुत बड़ी परेशानी बनने वाली है? देखिए, पूरे अमेरिका में ट्रंप की जो नीतियों की जो आलोचना हो रही है, वो ट्रंप को अगले इलेक्शंस में तो जरूर हरा देगी। और ये बाकी जो संसद है उसका अनक्वालिफाइड सपोर्ट इसके लिए नहीं है ट्रंप के लिए। ट्रंप को पूरी तरह एहसास हो गया है, इसलिए ट्रंप चाहता है कि ईरान के साथ जो उसकी लड़ाई है वो शीघ्र से शीघ्र खत्म हो। और पूरा अमेरिका यही चाहता है कि ईरान के साथ उसका युद्ध खत्म हो, क्योंकि अमेरिका एक बिजनेस माइंडेड देश है पूरा, और यदि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्वेश्चन करते हैं कि हमने किसी बगैर इंटरेस्ट के हमने ईरान पर हमला किया है और हमारा इतना खर्चा हुआ है इस हमले में, इसका क्या यूज है। तो इसलिए ट्रंप जो है जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म करना चाहता है, और जो उसने जो मांग रखी है संसद में, उस पर भी काफी जो फाइनेंशियल मांग रखी है अपने बजट के लिए, डिफेंस बजट के लिए, उस पर भी वहां काफी सवाल उठ रहे हैं। और इसलिए ट्रंप जो है अपने आप को बहुत ज्यादा घिरा महसूस कर रहा है और वो जल्दी शीघ्र से इस युद्ध से बाहर निकलना चाहता है। शिवदान सर, लेकिन बाहर निकलना तो चाहता है, लेकिन ईरान भी तो बात पे अड़ा हुआ है। इधर इजराइल लेबनान के बीच में मामला फंसा पड़ा है, लेकिन अब इस सब के बीच में जो स्विट्जरलैंड में दूसरे चरण की वार्ता शुरू होने वाली है, आपका अनुभव क्या कहता है, क्या ये वार्ता सफल होगी? देखिए, अभी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है और एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण समझ स्थापित करने के लिए दोनों एग्री हो रहे हैं। तो हो सकता है कि यदि वो झंझट खत्म हो जाए तो हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला होना वो बंद हो जाए। हो सकता है कि इसमें समझौते में आने की उम्मीद है। ठीक है। यदि ये हिजबुल्लाह का इजराइल का समझौता हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि 90% जो है इस समझौते को होने की आशा है, क्योंकि बार बार यही जो होता था, ये जो हमला हिजबुल्लाह का, उसके कारण इनकी बातचीत ड्रिल होती थी। और अभी जो ईरान का, अमेरिका का जो रुख है, क्योंकि उसकी संसद उसके साथ नहीं, प्रेसिडेंट के साथ में, और उसके साथ जो उसका जो खर्चा हुआ है, उसके कारण अमेरिका हर हालत में अभी अपना जो समझौता करना चाह रहा है। और ऑफर कर दिया कि जो विदेशों में उसके फंड है ईरान के, वो डीफ्रीज करेगा, और उसकी जो उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो फंड की बात हुई थी उसमें अमेरिका पूरा सहयोग करेगा। तो इसलिए जो नीति जो ऑफर है अमेरिका की तरफ से, वो ऑलमोस्ट ईरान के फेवर में है, और ईरान भी चाहेगा इसमें चले, क्योंकि ईरान में भी काफी डैमेज हो चुका है और ईरान अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहता है। ठीक है, ठीक है। अरविंद सर, आपके पास आ रही हूँ। अमेरिका ने बीते 24 घंटे के भीतर तेल कंपनियों को धमकी भी दी है, और इधर तेल के दामों में भी हमने देखा कि गिरावट दर्ज की गई है। युद्ध की बात चल रही है, कभी ना कभी हमले भी देखने को मिल रही हैं। इधर इजराइल भी चाहता है, इजराइल ने साफ कहा था कि हिजबुल्लाह जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम नहीं रुकेंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल तो ये भी है कि इजराइल अपने अस्तित्व को लेकर लिए लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अब अमेरिका की बात में आकर अगर हिजबुल्लाह पर हमले रुकते हैं तो क्या ये आगे इजराइल के लिए खतरे की बात नहीं होगी? निश्चित तौर पे इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए तो खतरे की बात है ही। जब कॉलोनियल रूल ने जब इजराइल की स्थापना की थी, तभी से इजराइल की ये किस्मत लिखी गई थी कि इजराइल को हमेशा से खतरों से जूझना होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, पर एक अच्छा सा प्लान हो सकता था, जैसा कि भारत ने सुझाया कि 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को वो लोग मान ले। शुरुआत में फिलिस्तीनी लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, वो कह रहे हैं कि इजराइल बाहर से आया हुआ है तो हम क्यों जगह दें हम हमारी। और अब फिलिस्तीनी लोग कह रहे हैं क्योंकि उसके 70% से भी अधिक हिस्से पर इसराइलियों ने कब्जा कर लिया, वहां के सेटलर्स ने सारी जमीन खरीद के सब कुछ खत्म कर दिया है फिलिस्तीनियों का। तो ऐसे में अब फिलिस्तीनी लोग चाहते हैं कि द्विराष्ट्र सिद्धांत, अब इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है।
तो इसका सही समाधान तो हो सकता है, क्योंकि इतिहास को कभी भी पीछे लौटाया नहीं जा सकता है। तो एक तरीका हो सकता है, खासकर जो अब्राहम अकॉर्ड था उसके अकॉर्डिंग अगर कोई समझौता होता तो भारत हमेशा से स्वागत करता, पर काफी देश अब्राहम अकॉर्ड के लिए तैयार नहीं। जो भी लोग तैयार है वो इक्के दुक्के देश हैं जो अमेरिका के इम्प्रेशन में हैं। तो ऐसे में खतरा तो रहेगा ही, पर यह है कि इसका समाधान अगर बम्बार्डमेंट है तो मुझे लगता है कि भूल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फिलिस्तीन में लगातार कट्टरपंथ बढ़ रहा है और इसके कारण कहीं ना कहीं जो इजराइल की नीतियां हैं वो जिम्मेदार हैं। पर इसके साथ हमें यह भी देखना होगा कि इन सारे ही चीजों में जो फायदा उठा रहे हैं वो कुछ अलग लोग हैं, और भारत को इन सब चीजों से तो बहुत नुकसान ही हो रहा है। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये लड़ाई रुकने वाली नहीं। तो भारत को अगर आगे का कोई भी तय करना है अपने इंटरेस्ट या देश के लिए क्या अच्छा हो सकता है, तो ये मान के करना होगा कि ये खासकर वेस्ट एशिया में ये लड़ाई चलती रहेगी और अमेरिका यहाँ बम्बार्डमेंट करता रहेगा। बीच बीच में शांति की कोशिश की जाएगी या ऐसा नाटक किया जाएगा ताकि जो इंटरनेशनल प्रेशर है उससे कोप अप किया जा सके। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। शिवदान सर, ये जो बजट बढ़ाने की बात हुई है, सैन्य बजट को बढ़ाने की बात हो रही है, क्या ऐसी स्थिति में जब अमेरिका फंस चुका है और युद्ध से बाहर निकलना चाहता है, ऐसे में इसको बढ़ाना, क्या ये सच में सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए या एक जियोपॉलिटिक्स को संदेश देना भी है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अगर हमसे या अमेरिका से कोई भिड़ने की कोशिश करेगा तो हमारे पास हम उतने सक्षम है कि हम किसी को टिकने नहीं देंगे? देखिए, अमेरिका का जो इमेज है वो एक महाशक्ति के रूप में है। आपको याद होगा दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में 5 महाशक्तियां बनी थी, जिसमें अमेरिका, सोवियत रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और एक और महाशक्ति थी। इस तरह से जो है तो महाशक्ति स्टेटस है जब से रूस का विघटन हुआ है, जब से रूस के संयुक्त राष्ट्र संघ की जगह सॉरी ये रूस से जो यूएसएसआर की जगह रूस हो गया है, तो तब से उसकी महाशक्ति स्टेटस थोड़ा कम हो गया है। तो इसलिए अमेरिका क्वेश्चन महाशक्ति है उसकी, और उस स्टेटस को बनाए रखने के लिए उसको अपने आर्मामेंट और अपने सेना पर जोर देना रखना पड़ेगा। इस युद्ध में अमेरिका का काफी आर्मामेंट, जिसमें उसकी मिसाइल्स, उसकी ड्रोन्स, रॉकेट्स काफी खर्चा हो चुके हैं। उनको रिकूप करने के लिए, दोबारा से उनका भंडारण करने के लिए अमेरिका को फंड चाहिए एक्स्ट्रा, जिसके लिए उसने संसद में बिल पेश किया है। और अमेरिका का ये किया हुआ है कि सैन्य महाशक्ति के रूप में वो आर्थिक जो योजनाएं हैं उनको भी आगे बढ़ाता है, जिससे उसका जहां भी उसको अपना आर्थिक इंटरेस्ट बने होते हैं उस क्षेत्र में वो अपना सैनिक प्रभुत्व भी स्थापित करता है, जिसके कारण उसकी जो आर्थिक जो नीतियां हैं वो आरंभ करती हैं। इसलिए का एक्सेप्ट हो चुका है कि उसको अपनी सैनिक शक्ति को भी मजबूत करना पड़ेगा यदि उस आर्थिक नीतियों को। इसलिए उसने इस बजट को जो पेश किया है उसमें इसी उद्देश्य से पेश किया है कि उसकी जो शक्ति खर्च हुई है, उसका जो सामान, जो आर्मामेंट, जो युद्ध में हथियार, गोला बारूद खर्च हुआ है, महाशक्ति स्टेटस को विश्व को दिखा सके। ठीक है बिल्कुल। तेजावत सर, आपके पास आ रही हूँ। इस बीच जब अमेरिका ने अपनी नई डिमांड डाली है जिसमें यह कहा गया है कि आईएईए अब जाएगा ईरान में और इस बात को लेकर कंफर्म करेगा कि ये परमाणु के जो प्रोग्राम है वो आगे ना बढ़े, क्या ईरान इसके लिए तैयार होगा? हालांकि बातचीत में शुरुआती दौर पे हमने देखा था कि ईरान ने कहा था कि हम नहीं करेंगे, लेकिन अब जो बार बार बदलाव हो रहा है, बार बार जो धमकियों का दौर चल रहा है, इस बीच क्या अब ईरान का स्टैंड रहने वाला है? देखिए, ईरान की अगर हम कूटनीति को समझें देखा है कि ईरान आखिर तक अमेरिका को ये दिलासा देना चाहता है कि अमेरिका जैसा कहेगा वैसा ही हम करेंगे। ठीक है। और फिर आखिर में जब बात वहां तक आ जाती है कि अब करना ही है तो ईरान एकदम पीछे चला जाता है। ये दरअसल एक टैक्टिक होती है लड़ाई को ज्यादा से ज्यादा डिले करने की। तो शुरुआती दौर में जो ईरान है उसने ये कहा कि वह आईएईए से अपनी वह जांच कराने के लिए तैयार है, केवल उन परमाणु अड्डों की जांच नहीं कराएगा जो अमेरिका और इजराइल के हमलों में नेस्तनाबूद हो गए हैं। तो शुरुआत में तो इस स्टैंड था, फिर बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से धमकी भरे बयान आने लगे। ये दरअसल इन्होंने जो डिजिटल सिग्नेचर करके और जिस समझौते पे हस्ताक्षर किए थे
उसमें ये थी कि कोई भी देश किसी को धमकी नहीं देगा। तो ईरान का ये तर्क है कि आपने धमकी दी है तो हम सारे ही समझौतों से वापस पीछे हट रहे हैं। ये दरअसल पुचकारना और एक तरीके से धमकी देने वाली की नीति है, और ऐसे में ईरान इस लड़ाई को डिले कर जाएगा और बीच बीच में अपने लिए कुछ सहूलियत ढूंढेगा, क्योंकि उसे पता है कि अमेरिका की ताकत काफी ज्यादा है, तो इसे परेशान करने का केवल यही तरीका हो सकता है। ठीक है, परेशान करने तक तो बात थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ईरान चाहता है कि अमेरिका पैसे दे, एक ह्यूज अमाउंट की डिमांड यहाँ पर की जा रही है। अगर इस तरीके से बातचीत लटकेगी तो ईरान को पैसे मिलेंगे कैसे? पैसे सुचित्रा जी वैसे भी नहीं मिलने वाले हैं, ये उन्हें भी पता है, क्योंकि जो खाली वो ये कह रहा है कि जो हमारे जो फंड्स हैं उनको वो अनसीज करते ताकि पैसा हमें कम से कम जरूरतों के लिए मिले। पर उसका दूसरा तरीका ईरान ये सोच रहा है कि अगर नहीं मिलता है तो हम हॉर्मुज पे टोल लगाना शुरू कर देंगे, तो ये एक तरीका हो जाएगा। या कि अगर मान लो तेल बेचने की छूट मिलती है तो ईरान के लिए थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी। पर हाँ, आर्थिक संकट काफी जबरदस्त है, जैसा कि पूरा अनुमान है और पूरा सही अनुमान है। और दूसरी बात यह है, अगर यह बहुत लंबे समय तक चलता रहा तो ईरान के अंदर टूटन मच सकती है और जिसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। टूटन होने पे अमेरिका भी एक तरह से नहीं चाहता, क्योंकि अभी कम से कम एक लीडरशिप तो है जिससे वो बात करें। अली खामनेई साहब के मरने के बाद में उनके बेटे मोस्तफा खामनेई तो हैं। अगर मान लो ईरान पूरी तरीके से अगर ध्वस्त हो गया तो जो पावर्स है वो इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा कि अमेरिका बात करें तो करें किस लिए। और ये जितने भी जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं वो इतने आजाद हो जाएंगे कि चारों तरफ से छोटे छोटे हमले होने शुरू हो जाएंगे और वो शायद अमेरिका और इसराइल को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। शिवदान सर, क्योंकि हमने देखा कि चाइना का रक्षा बजट हो, रशिया का रक्षा बजट हो और अमेरिका का रक्षा बजट, तीनों में बहुत डिफरेंस है। खासतौर पर अगर हम चाइना और अमेरिका के कंपैरिजन में देखें तो अमेरिका के इतने ह्यूज सैन्य बजट को बढ़ाने और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने का बाकी के देशों पर क्या असर पड़ेगा? खासतौर पर चाइना जो सबसे बड़ा देश है, वहाँ पर भी सुरक्षा के कई इंतजाम हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर युद्ध होता है तो चाइना भी इन चीज़ों पर इस तरीके से मोर्चे पर खड़ा होता है कि दुनिया देखती है कि चाइना भी है इस लड़ाई में कहीं ना कहीं। लेकिन ये जो रक्षा बजट में इतना ह्यूज डिफरेंस है, इसका बाकी के जो आसपास देश है, खासतौर पर ईरान के जो दोस्त है चाइना और रशिया, क्या उन पर असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि अनक्वेश्चन्ड जो महाशक्ति है, जो कुछ शक नहीं है, वो अमेरिका, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। तो यदि अमेरिका अपने रक्षा बजट में बजट बढ़ोतरी करता है तो एक प्रकार से वो संदेश दे रहा है कि उसके स्टेटस में कोई कमी नहीं आई है। हालांकि ईरान उसने काफी अपने सैन्य बल को इस्तेमाल किया है और सैन्य बल उसका घटा है, उसमें मतलब जिसका आर्मामेंट जो उसके स्टोर हैं, क्योंकि ये बेसिकली आमने सामने का युद्ध है नहीं, ये आर्म्स अम्यूनिशन से लड़ा जा रहा है, रॉकेटों से लड़ा जा रहा है, ड्रोन तो इसलिए इसमें सैनिक क्षति जो हुई है वो आर्मामेंट के रूप में हुई है। और उस आर्मामेंट को पूरा करके अपनी महाशक्ति का स्टेटस है, अमेरिका उसको मेंटेन करना चाहता है। इसलिए ये जो एक्स्ट्रा बजट जो पेश किया अमेरिका की संसद में, उसका मुख्य उद्देश्य उसने ये किया है कि अपनी सैन्य शक्ति जो खर्च हुई है इस युद्ध में, उसको दोबारा से पूरा तरह से मेकअप किया जा सके और अपनी सेना को दोबारा बना के अपने महाशक्ति स्टेटस को बरकरार रखेगा। तो इसलिए अमेरिका का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है कि अपना एस्टेब्लिश करना। ठीक है, ठीक है। तेजावत सर, चीन और रूस को कि अमेरिका जो है वो महाशक्ति है, ठीक है, और उसका प्रभाव क्षेत्र उसमें। ठीक है, ठीक है। तेजावत सर, क्योंकि जब चर्चा ईरान को लेकर हो रही है, खासतौर पर अली खामनेई के अगर हम कहें ऑफिशियल शोक का संदेश में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें पीएम मोदी को भी संदेश आया है, निमंत्रण आया है। आपका अनुभव, आप जिस तरीके से इस कूटनीति को पूरी तरीके से समझ रहे हैं, क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे? और अगर नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो क्यों जाएंगे? देखिए, अभी जो सरकार की जो नीतियां रही है वह प्रो यूनाइटेड स्टेट रही है, क्योंकि लड़ाई शुरू होने से पहले हम इजराइल गए, उसके बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप से हमने बहुत बार समझौता करने और कई मामलों में हम झुके भी हैं। तो उन सब चीजों को देखकर तो लगता है कि मोदी साहब नहीं जाएंगे। तो भारत सरकार का भी जो स्टैंड रहा है उसमें लगता है कि शायद न जाएं। पर अगर वृहत स्तर पर देखा जाए कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि जाना चाहिए,
तो अभी मंथन हो रहा होगा साउथ ब्लॉक में, और मुझे लगता है कि सारे नफा नुकसान को तोलकर फिर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और उससे मुझे लगता है कि शायद मोदी साहब ने जाकर अपने किसी सबॉर्डिनेट को, चाहे वो विदेश मंत्री हो सकते हैं या इसी स्तर के किसी बड़े नेता को वो भेज सकते हैं। ठीक है। अरविंद सर, जरा सा ये भी समझाइए कि ईरान ने इंडिया को इनविटेशन भेजा, चाइना, रशिया, कतर, फ्रांस और पाकिस्तान को शोक में शामिल होने का इनविटेशन भेजा। आखिर इंडिया को क्यों चुना गया है? क्या अमेरिका, आप जैसे बता रहे कि प्रो यूनाइटेड स्टेट की हमारी नीतियां रही हैं, इस वजह से ये भेजा गया है? अंदर ही अंदर कोई और कूटनीति है, या फिर सच में ईरान और भारत की ये ऐसी दोस्ती है कि कार्यक्रम में इन्वाइट किया गया है? नहीं, आगे के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए, क्योंकि ये पता है कि भारत जो भी कर रहा है वो खासकर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के संबंधों के कारण उसकी ईरान नीतियां प्रभावित हो रही हैं। तो ईरान ये चाहता है कि अगर मान लो भविष्य में ऐसी कोई संभावना बनती है जहां भारत के लिए कोई प्लेटफॉर्म हो, तो भारत से वो बिल्कुल ही दोस्ती खत्म नहीं करना चाहता है। दूसरी वजह यह है कि भारत काफी प्रभावशाली देश है, खासकर दक्षिण एशिया में उतना भी प्रभावशाली नहीं है विश्व स्तर पर भारत का प्रभाव उतना भी कम नहीं है। तो दोनों चीजों को देखते हुए भारत के आवाज की एक वैल्यू है। एक तीसरा ये भी मामला है कि भारत अभी पूरी उस तरीके से यूनाइटेड स्टेट पे डिपेंडेंट या दोस्त नहीं है जैसा कि इजराइल में या कि दुनिया के अन्य तमाम देश हैं। भारत अभी भी ब्रिक्स का मेंबर है, एससीओ का मेंबर है, G20 की उसने अगुवाई की थी थोड़े दिनों पहले ही। तो ऐसे में ये तमाम चीजें हैं कि ईरान भारत से उम्मीदें रखता है। जी ठीक है तेजावत जी। शिवदान सर, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि युद्ध की स्थिति, युद्ध में लगातार चर्चाएं चल रही है, अमेरिका ने हजारों बार धमकी दी, और इन सबके बीच में ईरान का क्या रुख है हम वो भी देख रहे हैं। लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है, अगले 48 से 72 घंटे में क्या स्थिति आगे रहने वाली है? देखिए, जैसा मैंने पहले ही कहा है, लेबनान और इजराइल के बीच में बातचीत हो रही है, और यदि उस फ्रंट पे शांति हो जाती है। ठीक है, माफी चाहूंगी शिवदान सर, क्योंकि आपके ऑडियो में कुछ इशू हो रहा है। और देखिए, हमने चर्चा में आज यही समझा है कि किस तरीके से पूरी स्थिति जो उत्पन्न हुई है, इसमें आगे चलकर क्या होने वाला है, और प्रधानमंत्री को ईरान से न्योता आया है, इसके क्या मायने। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। फिलहाल के लिए हमें दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे। नमस्कार।